ने देखिए जो जो बातें कही हैं, खैर हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते रहे हैं, जंग के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है जंग, लेकिन जिनके घर के जवान तैनात होते हैं उनके दिल से पूछिए। और वो छोड़ दीजिए, मुल्क का जो होता है, जो क्राइसिस पैदा होती है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और खुदा ना करे कि कभी जंग हो। सबको जीने का हक है। मैं तो कभी किसी के लिए कहता ही नहीं हूँ। मेरे पूरे शो में मैंने कभी उकसाने वाली बात या उस तरीके की बातें नहीं की हैं। क्योंकि हमारा मुल्क भी हमेशा जो है वो अमन पसंद रहा है, जंग के खिलाफ रहा है। तो उसी नज़रिए से हम हमेशा बात करते रहे हैं और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। बिल्कुल बातचीत हो। और ये आप देखिए ये अब्दुल वाहिद साहब, ये अभी जयदीप साहब ने कहा है कि फॉक्स न्यूज़ ने कहा है कि यूएस सेनेट लीडर के हवाले से कहा है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर आता है तो समझौते की पूर्ण संभावना है कि समझौता हो सकता है। कल मैंने एक सवाल किया था राशिद रिजवी साहब से कि इजराइल और अमेरिका में अनबन सी चल रही है कुछ, तो क्या जिस तरह के हालात दिख रहे हैं तमाम तर भाई ईरान ने कल कहा कि देखिए आपने पाबंदी भी लगाई, आपने जंग भी थोपी, किसी नतीजे पे हम लोग पहुंचे नहीं, सिफारतकारी ही जो है एक अच्छा है, तो ईरान भी चाहता है। तो क्या ईरान और अमेरिका अगर समझौता कर लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई आओ तजारत करें, जिस तरीके से छोड़ो ये सब, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो इससे क्या आपको लग रहा है कि इजराइल ज्यादा बेचैन है? इजराइल ये नहीं चाहता है कि ये लोग टेबल पे आए, क्योंकि 5 राउंड के बाद छठे राउंड की जब होने वाली थी तो जंग किसने तोपी थी? इजराइल ने। अब्दुल भाई साहब। देखिए, ऐसा है कि जितनी जंगें हुई हैं ज़्यादातर, और जो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, या फिर अगर हम उससे पहले भी जाएं, तो ये ज़्यादातर जंगें माजरत के साथ यहूदियों की मुसल्लत करदा जंगें हैं, चाहे यूरोप के अंदर रही हो या फिर जहां जहां रहे हैं ये। अब आप देखिए कि मैंने कई बार रेफरेंस दिया है, इंग्लिश के लिटरेचर के बहुत बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर का। यानी उर्दू लिटरेचर के अंदर जो मकाम मिर्जा गालिब का है, मोर और लेस वही मकाम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर विलियम शेक्सपियर का है। उनका बहुत मशहूर प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके अलावा एक पोएट्री भी है उनकी, उसका नाम है मर्सी। ये बहुत सारे बच्चे जो लोग +2 वगैरह में हैं, सीबीएसई में या फिर यूपी बोर्ड या इधर उधर, ये सब पढ़ते होंगे, सब कुछ देखते होंगे क्या है। बेसिकली ये पूरी की पूरी हम जो लोगों ने भी जेविश पढ़ी है। माइंडसेट है, ये जो पूरी की पूरी माइंडसेट है, ये सब कुछ है, ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और उस दौर के जितने सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उन सबके जो है राइटिंग्स वगैरह में झलकता है कि ये वही साहूकार है, जैसा कि भारत के अंदर बहुत सारे, चाहे मुंशी प्रेमचंद हों, कुछ और लोग हों, या फिर जो हमारे यहाँ मूवीज बनी, चाहे मदर इंडिया बनी, सुजाता बनी, या फिर जो भी बनी फिल्में। अब आप देखिए कि उसके अंदर जो साहूकार वाला रोल होता है, किस तरह से वो खून चूसता है गरीब आवाम का, किस तरह मजदूरी वगैरह कराता है, तो पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों का यही रहा है। इवन आप देखिए कि मदीना के अंदर हुजूर जब गए हैं, तो सबसे शदीद मुखालिफत यहूदियों ने ही की थी। क्यों? क्योंकि हुजूर ने सूद के और उनके पूरे कारोबार को बंद कर दिया, एक पैरेलल निजाम आया। तो ये जो है, ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और आपको मालूम है, अभी 8-10 साल पहले जॉर्जिया मेलोनी से पहले बर्लुस्कोनी थे वहां के प्राइम मिनिस्टर, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि नेतन्याहू मिलने गया, उसी बातचीत के दौरान वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे से बाहर गए कि मैं बस 2-4 मिनट में आता हूं। कई बार होता है कि किसी पॉइंट पे डिस्कशन होता है, तो वो कुछ और इनपुट लेने के लिए या फिर अपने कुछ जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे कुछ मशवरे के लिए अचानक 2-4 मिनट के लिए मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। उसके बाद जब बर्लुस्कोनी आए हैं और उसके बाद जब बातचीत हुई है, जब उसके बाद फिर नेतन्याहू ने जब वो प्रीमाइसेस छोड़ा है, तो फिर बर्लुस्कोनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि सर, आपके इस मीटिंग रूम में एक डिवाइस पाया गया है। और वो डिवाइस किसने इंस्टॉल किया था? ये डिवाइस नेतन्याहू ने इंस्टॉल किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जासूसी इदारा, बल्कि उनका पूरे का पूरा सिस्टम, एक मामूली रिक्रूट से लेकर के और हेड ऑफ द स्टेट तक, ये सारे के सारे एक ही जहनियत के लोग हैं। इनकी पूरी की पूरी जहनियत ऐसी है। अब आप देखिए गजा के अंदर जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन फलस्तीनी कैप्टिव्स की ये लाशें भेज रहे हैं, किसी का बताइए ऑर्गन है कटा हुआ है, किसी की बॉडी वगैरह जो है किस किस तरह से है। यानी मैं वो
जो है मतलब उसको मैं इस चैनल पर एलोबरेट कर नहीं पाऊंगा, इतनी इंसानियत सोज हरकतें हैं। तो ये लोग क्या ऑर्गन्स वगैरह का, इसराइल ने बाकायदे कोई इंडस्ट्री ट्री है, फलस्तीनियों को पकड़ता है, उनको अजियत देता है, उनको जो है शहीद करता है, उसके बाद उनके ऑर्गन्स वगैरह सेल होते हैं। ये क्या है ये सब? तो ये लोग इंसान कहलाने के लायक हैं ये? तो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, और यही रीजन है जो मैंने बड़ा नाम लिया है मैंने विलियम शेक्सपियर का, और जो रेफरेंसेस दिए। भाई यूरोप को ऐसी जरूरत क्या थी? यहूदियों का कत्लेआम यूरोप ने किया, जरूरत क्या थी कि उनको लाकर उतने सा समंदर पार और आप ला रहे हैं फलस्तीन के अंदर एक ख्वाब दिखाने के बाद बसा रहे हैं? अपने यहां बसाते आप, क्यों नहीं बसाया? क्योंकि वो भी इस गिलाजत से तंग आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई यूरोप से इस गिलाजत को निकालिए, कहीं भी आप ले जाइए, शिफ्ट कीजिए दुनिया में इधर उधर, लेकिन इसको यहां से निकालिए। तो ये पूरे का पूरा जो ये रीजन है, ये बेसिकली तो पूरा ये जो साहूकार है और ये जो पूरा सिस्टम है इनका, इन्होंने पूरे दुनिया को वोलेटाइल सिचुएशन में रखा है। दे आर वॉर मॉन्गर्स, और पूरी की पूरी एपेस्टीन फाइल ने उनको पूरा एक्सपोज कर दिया है। अब आप बताइए कि यार वहां बच्चियां हैं, उनको मार करके उनका गोश्त खा रहे हैं, बताइए। इसराइली था वो, फिलिस्तीन जो है यहूदी है वो। तो आप बताइए कि ये है इनका। तो ये लोग कौन लोग हैं ये? तो ये पूरे के पूरे एक्सपोज हो रहे हैं। और आप बताइए कि अगर हम और रिसेंट में जाएं, अभी 2 साल पहले, बल्कि लास्ट ईयर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या वार क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया है नेतन्याहू को? एक हेड ऑफ द स्टेट है, कहीं ट्रेवल कर नहीं पा रहा है वो, बताइए आप। तो एक वार क्रिमिनल जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट, इसके चार्टर पर सिग्नेचर करने वालों में बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, शामिल है। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया इतनी गिर गई है कि किसी को नजर नहीं आ रहा है क्या क्या है ये? तो ये पूरे वार मॉन्गर्स हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को वोलेटाइल बना रखा है। और मैं बार बार बोलता हूं ये बात, ये अवाम को धोखा देने वाले लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही नारा दिया था यूएस के अंदर कि मैं अमन लाऊंगा, शांति लाऊंगा। अवाम आज सड़क पर है, और अनकरीब मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं जबरदस्त खूंरेजी ना हो पूरे दुनिया में। अवाम सड़कों पर होंगे और वो अपने हुक्मरानों से लड़ रहे होंगे। और ये जो है वक्त बहुत अनकरीब आने वाला है पूरे दुनिया के अंदर। अवाम को मायूस किया है इन लीडरों ने। जब कभी इनकी सिचुएशन खराब होती है, इन वॉर मॉन्गर्स की, क्योंकि ये दो ही इंडस्ट्री चलाते हैं, या तो जिंसियात की, या फिर मिलिट्री वगैरह की, या फिर डिफेंस की। इसके अलावा इनके पास कोई और इंडस्ट्री नहीं है। उसको फ्लरिश रखने के लिए अमेरिका की ये पूरी टैक्टिस है, यूरोप की पूरी टैक्टिस है कि पूरी दुनिया पर जंग मुसल्लत रखो। तो ये जो है इनका ये है, और इससे पूरी दुनिया को होशियार होना चाहिए। और अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे के कैसे हैं। आपको मालूम है कि नॉर्वे के एक्स डिप्टी पीएम ने परसों जो है सुसाइड कर लिया, क्योंकि एपिस्टियन फाइल में उनका नाम आ गया था। तो जो लोग, जिनके अंदर शर्म बाकी है, वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। जिनके अंदर शर्म बाकी नहीं है, वो स्टेट ऑफ द यूनियन कांग्रेस के अंदर स्पीच चल रही है उनकी। और जो कोई कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो धड़ल्ले के साथ उसको रोकने की जो है कोशिश है उनकी। मतलब मेरी मुराद डोनाल्ड ट्रंप से है। तो आप देखिए कि ये क्या है। तो ये बेशर्मी की जो है, मतलब एक तहतुस्सरा है ये, इंतहाई दर्जे की, कि भाई आदमी किस हद तक गर्त में गिरेगा, किस हद तक रसातल में जाएगा, किस हद तक निचली सतह पे जाएगा। तो ये पूरा जो है इंट्रोस्पेक्शन का है मामला है ये, और पूरी दुनिया को इस पर एकजुट होना चाहिए। और कई बार ये बात आई है कि भाई ये सदी एशिया की है सदी। तो क्या एशिया के ममालिक अमेरिका को, या इन वेस्टर्न पावर्स को, या इन साहूकारों को तथाकथित, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा है, क्या उसको अलाउ करेंगे कि वो एशिया के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे? ईरान हो चाहे कोई भी हो। आप देखिए कि इराक बर्बाद हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, लीबिया बर्बाद हुआ। इसका नुकसान किसको हुआ? अमेरिका यूरोप को नुकसान नहीं हुआ है, ये उस पूरे रीजन को हुआ है नुकसान। इससे एशिया जो है बहुत वीक हुआ है, कमजोर हुआ है। अफ्रीका वीक हुआ है। आप देखिए सूडान के अंदर, यहां वहां, यमन के अंदर, आप बताइए 5 लाख लोग मारे गए। इराक के अंदर अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से 2 लाख से ज्यादा बच्चे मारे गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाई। तो ये लोग हैं, ये चेहरा ये है इनका, सफाक चेहरा है बिल्कुल। तो इसको जो है एक्सपोज करने की है जरूरत, और जो है पूरी दुनिया समझ रही है इसको।
और जो है बहुत जल्द जो है एक इनकलाब आने वाला है और अवाम वर्सेस रूलर्स, ये जो है बहुत जल्द जो है क्लैश पूरे दुनिया के अंदर छिड़ने वाला है। इनकलाबात ऐसे ही आते हैं, हर 80-100 साल के अंदर दुनिया का नक्शा तब्दील होता है और बहुत तेजी के साथ हम जो है इस तब्दीली को रूनुमा होते हुए देखेंगे। जी। बिल्कुल ये सही है और हालात बन रहे। देखिए यूएनओ की एक रिपोर्ट थी अब्दुल वाहिद साहब, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। दुनिया की दौलत जो है 2/3 जो है वो उनके पास जो है शिफ्ट हो रही है, और अगर ये और बढ़ती है तो आने वाले दिनों में, आज आप देखिए ना कि प्रोटेस्ट की कोई अहमियत नहीं रह गई, अवामी एहतजाज की कोई अहमियत नहीं रह गई। इस तरीके तमाम जो इक़दारात आप अक़दार बता रहे हैं कि इंसानी इक़दार, उसके कोई मानी मतलब नहीं रह गए। यूएनओ जो है वो ठेंगे पे है, मतलब कोई मानी नहीं है। तो ये क्या है? ये कौन लोग हैं इस तरह जो करते हैं? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आखिर में अब आऊँगा अपने फिरोज़ बख्त अहमद साहब पास, ताकि वो दुआ कराएँ। मैं राशिद रिज़वी साहब पास शिफ्ट कर रहा हूँ डिबेट को, और आखिर में मैं आऊँगा फिरोज़ बख्त साहब। राशिद रिज़वी साहब, ये खबर आई है कि एक ईरानी विमान दुबई में उतरा है और बताया जा रहा है कि उसमें अली लारिजानी सवार थे। दोनों देशों की मीडिया ने आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कल सैयद अब्बास अरागची ने बात की थी अपने हम मनसब यूएई के जो वजीर खारजा हैं उनसे। तो अच्छा, हम एक तरफ ये भी उस पे हमने काफी बात की थी, लेकिन अगर आज लारिजानी का जाने क्या मतलब है? अगर वो गए हैं, क्या बातचीत इसलिए हुई थी? क्या हो सकता है? क्योंकि यूएई जो है वो इजराइल के बहुत करीब है, तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या क्या कोई बातचीत ऐसी हो सकती है कि जंग टल जाए, ना होने पाए, या क्या हो सकता है? या मिडिल ईस्ट का कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है? राशिद रिजवी साहब। लग रहा है राशिद रिजवी साहब का वो फ्रीज हो गया है नेटवर्क। तब तक अब्दुल वाहिद साहब, आप जी, राशिद साहब। जी देखिए मुमताज भाई, जंग को टालने के लिए ईरान जंग को टालने के लिए ईरान अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और ईरान ये चाहता है कि बातों से ही सारे मसलों का हल हो जाए। ईरान ये चाहता है कि जंग किसी के ऊपर मुसल्लत ना हो, क्योंकि ईरान को ये पता है कि अगर जंग होगी तो उसकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। जो भी हाल होगा अमेरिका के कैरियर्स के, इजराइल के, वो एक सेकेंडरी चीज है। ईरान अपने आप को भी सेफ साइड लेके चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हालात बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर ईरान, ये आप देखिए कि ईरान की जो विदेश नीति है वो इस तरह से है कि इजराइल ने जो अभी एक नया फ्रंट बनाया, एंटी मुस्लिम शिया सुन्नी लगाने वाला, एंटी शिया एंटी सुन्नी एक फ्रंट बनाया उसने, जिसने उसने कहा कि अफ्रीका के 2-3 देश रहेंगे, और यूएई को एक उसने कहा यूएई रहेगा, साइप्रस रहेगा, और उसको इंडिया भी उसमें रहेगा। अभी ये प्रपोज है, अभी इसमें किसी के साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा है कि मुस्लिम मुल्क जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। वो ये नहीं देख रहा है कि वो मुल्क अपने बिजनेस को डिस्टर्ब होने से बचाने के चक्कर में जंग को रोकवाना चाहते हैं, जंग से दूर रहना चाहते हैं, ताकि उनका बिजनेस, उनका मुल्क उससे इफेक्ट ना हो। अब उसने उसको डाइवर्ट कर दिया, किधर उठा करके? एंटी मुस्लिम की तरफ ले गया। सारे उम्मा एक हो गए, तो हम भी एक ऐसा फ्रंट बनाएंगे जिसमें ये मुल्क रहेंगे। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, अब वहां पर से आने के बाद ये क्लियर होगा कि उनका रुख किधर है, ये उसके इस फ्रंट में रहेंगे कि नहीं। जबकि यूरोप की कोई कंट्री ने भी उसमें आने से इनकार कर दिया है, और ये फ्रंट चल नहीं पाएगा, ये फ्लॉप फ्रंट है। तो इजराइल जो हरकत कर रहा है लामबंदी की, वही काम ईरान कर रहा है। ईरान जो है ये सारे मुल्कों को समझा रहा है कि अगर जंग हुई तो सामने, अगर आप देखेंगे हुर्मुज, तो हुर्मुज की इस तरफ अगर ईरान है तो वो अपोजिट साइड सारे अरब देश हैं।
अगर हुर्मुज बंद होगा तो सब कुछ बंद होगा, और यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो नुकसान होगा मुमताज भाई, वो आपके यूएई की जो एयरलाइन है, जो स्पेस है, एयर स्पेस है, वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तो दुनिया के ट्रेड के बहुत बड़े हिस्से पे असर पड़ेगा इसका। यूएई नहीं चाहता है कि जो उस एक बहुत बड़ा उसने हब बना के रखा हुआ है बिजनेस सेक्टर का। आप ये देखिए कि जो चीजें अभी तक न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में थी, तेल अवीव में थी, वो चीज ट्रांसफर होकर के काफी हद तक यूएई में आ गई है। और यूएई के जो शेख थे उन्होंने पूरी छूट दे के रखी है हर चीज की। आप रात भर नाचो, नचाओ, दारू शराब पियो, शराब सब जायज है, आप कुछ भी करो, बस हमारे देश से बैठ कर ट्रेड करो आप। जब उनके मुल्क से एग्रीमेंट होते हैं तो वहाँ की जो स्टैंप ड्यूटी होती है, वहाँ की जो फीस होती है, वो यूएई को मिलती है। वहाँ पे जो ट्रेड होते हैं उसका फायदा होता है, बिजनेसमैन आते हैं, होटल्स आते हैं किराए पे, टैक्सी वालों को फायदा मिलता है, होटल बिजनेस बढ़ता है उनका। और वहाँ पर फ्लैट भी देने की बात यूएई करता है कि आइए हमारे यहाँ फ्लैट खरीदिए, तो नेशनलिटी नहीं देगा आपको, फ्लैट दे देगा। तो मुमताज भाई जमीन भी वो दे रहा है आपको कि आप विला बनाइए। तो वो चीजें वो नहीं चाहता कि हमारा डिस्टर्ब हो। अगर मान के चलिए कि एयर स्पेस बंद हो गया, वॉर शुरू हो गई, तो क्या यूएई को इफेक्ट नहीं होगा? ईरान वही समझाने जा रहा है कि इन सब चीजों से दूर रहो और समझाओ कि ये सब हरकतें नहीं हो। वही चीज उसने कतर को समझाया, वही चीज सऊदी अरब को समझाया, वही चीज ओमान को समझाया। ये लोग को समझ में आ रहा है कि हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हुर्मुज बंद होता है। तो इनकी जो डिप्लोमेसी है ईरान की, वो पूरी लामबंदी इसी बात को लेकर के थी कि जंग ना हो और आप लोग अमेरिका को, इजराइल को कंट्रोल करो। तो मुमताज भाई जो हालात बन रहे हैं, अभी तो यूरोप ने एकदम बायकॉट करके रखा हुआ है ईरान का। एक मर्तबा ईरान का यूरोप का अगर रिलेशन शुरू हो जाता तो आप ये देखते कि यूरोप के कई कंट्रीज खुल के ईरान के सपोर्ट में आ जाते। आज भी देखिए वो सपोर्ट में नहीं है अमेरिका के, तो इनडायरेक्ट इसको आप मान के चलिए ईरान का सपोर्ट है। अगर यूएन में हमारे देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास होता है, जो कंट्री वहां पर वोटिंग से बाहर निकल आते हैं, हम उनको अपना सपोर्टर इनडायरेक्ट मान लेते हैं कि वो हमारे सपोर्ट में थे, वरना हमारे खिलाफ वो वोट कर सकते थे। नहीं दिया उन्होंने वोट, चलो ठीक है, उनका ना वोट करना भी हमारा समर्थन है। तो इस तरीके से यूरोपीय कंट्रीज जो है अमेरिका से दूरी बना के रखे हुए हैं। कोई देश अभी आके ये नहीं बोला खुल करके कि अमेरिका हमला करे ईरान के ऊपर, हम अमेरिका के साथ हैं, सिवाय इजराइल के। तो इनकी ये एक विदेश नीति जो चल रही है, जो कूटनीति चल रही है, ये उसका असर है। ये तमाम जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत इसमें करने वाले अब्बास अराची हैं और खुद ईरान के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने जा करके कई कई मीटिंग की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज टर्की भी बोल रहा है, टर्की दोनों लोगों को मना कर रहा है, ओमान दोनों लोगों को मना कर रहा है, वो अमेरिका के टच में भी है और ईरान के भी टच में है। और टर्की ने ये चीज खुल के कही है अमेरिका को। उसने कहा है कि आप कहते हो कि बम नहीं बनाए, वो कब से बोल रहा है बम नहीं बना रहा है, तो अब बात कहाँ पे अड़ी हुई है? तो फिर इजराइल उसमें कोच देता है कि नहीं, मिसाइल वाला प्रोग्राम बंद होना चाहिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल पे आके अटक जाते हैं। ईरान कहता है कि हम मिसाइल में कोई बात नहीं करेंगे, ट्रंप कहता है नहीं मैं तो उसी पे बात करूंगा। तो ट्रंप लोगों की फाइलें इजराइल के हाथ में फंसी हुई हैं। और कितने मर्तबा हम आपसे बोल चुके हैं कि पूरे यूरोप में ये जलील हुए हैं, ये जूते खाए हैं, भगाए गए हैं, हर जगह से मार के भगाए गए हैं। इनकी स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे, सर्च कर लेंगे, तो यूरोप में गंदगी फैलाने वाली जो जात थी वो यही थी। अगर आप इस्लामिक उसमें आएंगे, हिस्ट्री में आएंगे, तो ये अपने नबी के नहीं थे। जिनको मोजिस को मानते हैं, ये उनके नहीं थे, उनके खिलाफ ये साजिश करते थे। तो जो अपने ही मजहब के खिलाफ, अपने मजहब के रहनुमा के खिलाफ साजिश करने वाले लोग, उनकी बात को न मानने वाले लोग, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो इस सभ्य समाज की बातों को मानेंगे? 10 फैमिली रह रही है किसी एक कॉलोनी में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आप टाउनशिप बना लीजिए, उसमें 10 विला बना लीजिए और उसमें 10 फैमिलियों को रख दीजिए और एक छोटा विला बना करके एक यहूदी फैमिली को दे दीजिए।
जब तक वो 10 फैमिली रहेगी, यहूदी फैमिली नहीं रहेगी, सब में प्यार मोहब्बत मिलना जुलना सब रहेगा। और जिस दिन से वो यहूदी फैमिली आ जाएगी, वो तो खुद सबके लिए हर दिल अजीज रहेगी, लेकिन सब में तफरका पैदा कर देगी। आज जो पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम है, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की साजिश का नतीजा है। आज अमेरिका को पूरी दुनिया अपना तेल दे दे, पूरी दुनिया के मुल्क जो है मुस्लिम ममालिक हैं, वो तेल दे दें अपना पूरा, अमेरिका के हवाले कर दें। आप देखिए कहीं एक आतंकी हमला हो जाए, कोई एक आतंकी संगठन का नाम आ जाए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये मुसलमानों को पेशा बना रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, वहां पर टेररिज्म क्रिएट करके वहां के तेल को कब्जा कर रहे हैं। ये जानते सब हैं, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर आके बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। क्यों ताज भाई? बिल्कुल सही है। और ये खबर आ रही है एक्सियोस से कि ईरान ने एक विस्तृत परमाणु समझौते का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे कल जिनेवा में होने वाली वार्ता यानी बातचीत के दौरान यूएस के सामने पेश किया जाएगा। तो बहरहाल ईरान की पूरी तैयारी है। बहुत अच्छा तज्जिया किया राशिद रिजवी साहब आपने। जब मैं कर रहा था तो हालांकि टाइम हो गया है, मैं फिरोज बख्श साहब पास आऊंगा, लेकिन उंगली उठा रहे थे हमारे अब्दुल वाहिद साहब। अगर कोई बात आप यूएई के ताल्लुक से तो 1 मिनट में अगर कोई है तो कह सकते हैं, ताकि ये न रहे। और फिर हम दुआ के लिए चलेंगे, क्योंकि कुछ अच्छी तस्वीरें तो सामने आ रही बहरहाल। अनम्यूट कर लें जी। जी जी जी, यूएई की सऊदी से टसल है, और उसमें जो है यूएई को भी कहीं ना कहीं ईरान की जरूरत है। तो एक तरह से ये एक रिबाउंड रिलेशनशिप जो है ये डेवलप हो रही है दोनों के बीच में, और इसकी जो है एक जो है अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट हो रही है कि एक जो है ट्रस्ट बिल्डअप ईरान और यूएई के बीच में किया जाए। तो ये भी एक बहुत खुशाइंद जो है विजिट हो सकती है जी, पहलू हो सकता है ये। यही बहरहाल अमन रहे। मैं फिरोज बख्श साहब पास आऊंगा और उनसे दुआ के लिए कहूंगा कि भाई दुआ वो करा दें कि कल की बातचीत जो है वो ऐसी हो कि भाई ये जंग टल जाए। ये ठीक नहीं है, और हर हर जगह अमन व अमान रहे। हमारा यही मकसद है, यही हमारा कहना है। हम किसी तरह के फेवर में नहीं है। कोई भी कहीं भी कोई मारा जाए, हम उसके फेवर में कभी नहीं रहे हैं। जी फिरोज बख्श साहब। जी डॉक्टर मुमताज, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया, यू आर बैंग ऑन टारगेट, कि कोई भी वॉर के, मार काट के, किसी भी इस तरह के जुल्म के, तशद्दुद के फेवर में नहीं है, चाहे कहीं भी हो। इंसान चाहे ईरान में मारा जाए, या अरब में मारा जाए, या इसराइल या अमेरिका में मारा जाए, या कहीं भी मारा जाए, यूक्रेन में मारा जाए, रशिया में मारा जाए, इंसान की जो जान का जाना है ये बहुत ही बड़ा एक, समझिए कि गुनाह है, और बहुत ही बड़ा, ये समझिए, दिस इज समथिंग विच इज अनपार्डनेबल, और इससे हम बचना चाहते हैं। हम इससे ईरान को ही नहीं, हम इससे अमेरिका को और इसराइल को भी बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये जंग हुई तो इसमें जो है बहुत खतरनाक इसके नताइज होंगे, और नताइज सिर्फ इसलिए खतरनाक होंगे कि ईरान अपने को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, मुझे पता नहीं है राज मुझे खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, कि ईरान ने चीन की मदद से जितने भी इसके वॉर हेड्स हैं उनमें एआई का इस्तेमाल किया है। एआई के इस्तेमाल से ये फायदा हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली ये जो इनके मिसाइल्स को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को, या इस तरह के ड्रोन्स को, ये चाहे थार्ड हो, चाहे गोल्डन डोम हो, आयरन डोम हो, पेट्रियट हो, कुछ भी हो, उससे बच के वो निकल जाएंगे, और जहां उनको वार करना होगा, जहां उनको निशाना लगाना होगा, वो लगा देंगे। मगर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो? और वही बात जो कल अब्दुल भाई साहब ने कही थी, अगर खुदा न खास्ता वॉर होती है, वॉर में कोई जीतता नहीं है, ना ईरान जीतेगा ना अमेरिका जीतेगा, वॉर होगी दोनों हारेंगे। लेकिन जब ऐसी वॉर से क्या फायदा है? दोनों हारे, और हारने के बाद फिर टेबल पे बैठ के कहें भाई ये तो अच्छा नहीं हुआ है, गलत हो गया, आगे हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो अच्छा यह है कि
अभी ही ना लड़ें, अभी वक्त है, दोनों के पास वक्त है। और ये जो आपने बात कही, हम यही दुआ करते हैं कि अब जो भी बात हो डिप्लोमेसी की, अल्लाह उसको फरोग दे, उस डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाए। और जो एक जान माल का नुकसान विच इज इन दी ऑफिंग, जो नजर आ रहा है कि अगर कहीं से अटैक होता है तो फिर ये बड़ा अंदोनाक, बड़ा दर्दनाक होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि मामलात बातचीत से, प्यार मोहब्बत से आपस में बैठ के ये निपटा दिए जाएं। और अ, अमेरिका के दिल में अल्लाह ये डाल दे कि ईरान जो है सच्चाई के रास्ते पे है, हक के रास्ते पर है, तो उसको इतना ना दबाया जाए कि वो अपने, यानी कि खुद को भी कुर्बान करे और अमेरिका और इसराइल को भी कुर्बान कर दे। ये बात मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ट्रम्प साहब ने, बावजूद इसके कि थोड़ा-सा एक मतलब हल्का-फुल्का एक सठियानापन उसमें उनके अंदर आ गया है, लेकिन फिर भी ये समझ रहे हैं कि वॉर से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वॉर से ना तो ईरान का तख्ता पलटेगा, और खुदा न खास्ता पलट भी गया तब भी अमेरिका को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे फिर पूरी दुनिया जो है खात्मे के दहाने पे खड़ी हो जाएगी। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, सभी महफूज़ रहें, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। हर जगह हम चाहते हैं अमन रहे और बातचीत से तमाम मामलात हल हों। जी, डॉक्टर मुमताज़। सब यही चाहते हैं कि कल की बातचीत जो है वो पायदारी के साथ हो। और लेकिन आज जिस तरह से मिसाइल आमीन। का ज़िक्र उठ रहा है उससे थोड़ा-सा एक वो जो राशिद साहब ने कहा है, बहरहाल एक खदशा तो है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़नी चाहिए। बातचीत हो और पॉज़िटिव हो, और ज़ाहिर-सी बात है कल नहीं तय होगा और अगली डेट पे और बातचीत आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फिरोज़ बख़्त अहमद साहब आपका, एडवोकेट राशिद अली साहब आपका और अब्दुल वाहिद साहब आपका, तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और जो हमारे देख रहे थे बड़ी तादाद में लोग, का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। लेकिन शुक्रिया, शब ब-ख़ैर, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, और शब ब-ख़ैर, गुड नाइट। फिर हम मुलाकात करेंगे, कल बातचीत करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त।